पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष आसिम मुनीर की तेहरान यात्रा और फिर से बातचीत होने की संभावना। इन खबरों से पाकिस्तान एक बार फिर से बातचीत की प्रक्रिया में वापसी कर रहा है। भारत में पाकिस्तान को दलाल और प्यादे के तौर पर देखा जा रहा है, मगर पाकिस्तान मध्यस्थ के रोल में तेजी से आगे बढ़ रहा है। अमेरिका से लेकर तेहरान और खाड़ी के देशों ने या चीन ने भी कम से कम इस काम में उसकी योग्यता पर संदेह नहीं किया। अक्सर इस बात पर जोर दिया जाता है कि अमेरिका के कारण पाकिस्तान की भूमिका बढ़ी है, लेकिन इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि ईरान का पाकिस्तान पर कितना भरोसा है और पाकिस्तान ईरान की दोस्ती के कारण भी अमेरिका को पाकिस्तान की तारीफ करनी पड़ रही है। ईरान से दोस्ती भारत की भी थी, मगर भारत चूक गया। उसने दोबारा वापसी का कोई प्रयास किया है यह भी दिखाई नहीं देता। बातचीत में पाकिस्तान का बने रहना और सक्रिय रहना बता रहा है कि अमेरिका इस युद्ध से निकलने के लिए कितना बेचैन है। उसके पास पाकिस्तान के अलावा दूसरा प्यादा, घोड़ा या वजीर नहीं है। अल जजीरा ने रिपोर्ट किया है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर पाकिस्तान और ईरान के बीच अच्छी बातचीत हुई है और आगे बढ़ने की उम्मीद है। खबर यह भी आ रही है कि ईरान दौरे से लौटने के बाद सेना चीफ आसिम मुनीर वाशिंगटन के लिए रवाना हो सकते हैं। सीधे तेहरान से लौटकर वाशिंगटन जाना और ट्रंप से मुलाकात की तस्वीरें मुनीर और पाकिस्तान की प्रोफाइल बढ़ा देंगी। अगर मुनीर परमाणु कार्यक्रम को लेकर ईरान और अमेरिका को एक दूसरे के करीब ला देते हैं तो दुनिया के कूटनीतिक इतिहास का यह अहम मोड़ साबित हो सकता है। दुनिया चाहती है कि जंग खत्म हो और इस इलाके में शांति और भरोसा लौटे। एक चीज आपने और नोट की होगी, दूसरे दौर के प्रयास में इस्राइल के रोल पर चर्चा कम हो रही है। पहले दौर में उसकी ही चर्चा थी कि वह बातचीत को सफल नहीं होने देगा। ट्रंप भी कह रहे हैं कि युद्ध बहुत जल्द खत्म हो सकता है। ईरान और अमेरिका के बीच होर्मुज में एक दूसरे को देख लेने की धमकी चल रही है, मगर अभी नौबत नहीं आई जिससे लगे कि सीज फायर टूट गया। तो हो क्या रहा है? क्या पाकिस्तान अपने दूसरे प्रयास में सफल होता नजर आ रहा है? ईरान पाकिस्तान का स्वागत क्यों कर रहा है? अमेरिका क्यों कर रहा है? सऊदी अरब क्यों कर रहा है? इस समय पाकिस्तान की भूमिका मध्यस्थ की है। मुनीर का तेहरान जाना और ईरान का स्वागत करना बता रहा है कि वह भी बातचीत को मौका देना चाहता है। ईरान इसके साथ साथ एक और काम कर रहा है, बातचीत के खराब अनुभवों को याद दिलाते रहना चाहता है, इसलिए अपने अविश्वास और संदेह को भी उसी तरह आगे रख रहा है। शायद वह यह जताना चाहता है कि बातचीत में भरोसे का इम्तिहान अमेरिका को देना है, ईरान को नहीं। अमेरिका को पता है कि बातचीत में शामिल ईरानी लोगों की हत्या में कौन शामिल रहा है। जिम्बाब्वे में ईरान के दूतावास ने यह वीडियो जारी किया। एआई से बने इस वीडियो के जरिए ईरान बता रहा है कि अमेरिका के युद्ध के पीछे नेतन्याहू है। वीडियो के शुरू में ट्रंप अपने सेनापतियों के साथ बैठे हैं। सेनापति कहते हैं हम स्ट्राइक के लिए तैयार हैं। ट्रंप कहते हैं स्ट्राइक कीजिए, सबको कमरे से बाहर भेज देते हैं। जब सब चले जाते हैं तो ट्रंप अपने चेहरे से मास्क उतारते हैं और देखने वालों को पता चलता है यह ट्रंप नहीं, असल में नेतन्याहू है। नेम प्लेट पर ट्रंप का नाम हटाकर बेन्यामिन नेतन्याहू प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिखा जाता है। यानी ईरान बता रहा है कि अमेरिका को नेतन्याहू चला रहे हैं, ट्रंप नहीं। अगर बातचीत को सफल होनी है तो अमेरिका के राष्ट्रपति को फैसला लेना होगा, नेतन्याहू को अमेरिका का राष्ट्रपति बनकर नहीं। मुस्तफा खामेनेई के सैनिक सलाहकार और आईआरजीसी के पूर्व कमांडर इन चीफ मोहसिन रेजाई के बयान को भी नोट कीजिए। वो क्या कह रहे हैं? अमेरिका को चुनौती दे रहे हैं कि अगर उसने होर्मुज में पुलिस बनने की कोशिश की तो उसके जहाजों को डुबो दिया जाएगा। उनका कहना है कि ईरान पीछे नहीं हटेगा, सीज फायर को 22 अप्रैल से आगे बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं। तो क्या ईरान अपनी तरफ से साफ कर रहा है कि वह बातचीत चाहता है, मगर अपनी उन्हीं 10 बिंदुओं के आधार पर समझौता चाहता है? मोहसिन रेजाई ने अपनी इस राय को निजी राय कहा है। यह बहुत दिलचस्प है। हालांकि सभ्यता का अंत करने वाली बात अब नहीं कही जा रही है।
मगर युद्ध की आशंका से कोई बहुत दूर भी नहीं जाना चाहता। ट्रंप को यह भी चिंता सता रही है कि इस्लामाबाद टॉक्स के फेल हो जाने के बाद कहीं बातचीत का मामला किसी और देश के हाथ ना चला जाए। इसलिए व्हाइट हाउस पाकिस्तान की तारीफ भी कर रहा है और पाकिस्तान, ईरान और खाड़ी के देशों की यात्राएं कर रहा है। खाड़ी के देशों का अमेरिका पर भरोसा कमजोर हुआ है। उनका भरोसा था कि अमेरिका युद्ध में बचाव करेगा, मगर नहीं कर पाया। एक और मामले में भरोसा था कि अमेरिका बातचीत करेगा, युद्ध खत्म करेगा, वह भी सफल नहीं हो पा रहा। इस चश्मे से देखने पर बातचीत में अभी भी पाकिस्तान का बने रहना बता रहा है कि अमेरिका अब बातचीत को लेकर खुद भी असुरक्षित महसूस करने लगा है। हम आगे बात करेंगे कि कैसे यूरोप के कई देश सांकेतिक तौर पर ही सही इस्राइल से किनारा करते नजर आ रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति खुद को नेतन्याहू की हालत में नहीं पहुंचाना चाहते होंगे। दुनिया के स्तर पर ट्रंप भी किनारे किए गए हैं। 12 अप्रैल को इस्लामाबाद टॉक्स के फेल हो जाने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया जा चुका था, मगर फिर से अमेरिका में पाकिस्तान की तारीफ की जाने लगी, उसके प्रति आभार जताया जाने लगा है। इसकी नौबत क्यों आ रही है, इस पर सोचिए। ऐसा तो हो नहीं सकता कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और सेनाध्यक्ष आसिम मुनीर अपनी पहल पर तेहरान चले गए। हो सकता है इसके पीछे ट्रंप भी हों। खाली हाथ तेहरान जाते तो विदेश मंत्री अराकची इस तरह से सलामी के साथ स्वागत नहीं करते। इसका मतलब यह भी निकलता है कि ईरान की बड़ी शर्तें मानी जा सकती हैं। पाकिस्तानी मीडिया में रिपोर्ट भी हो रहा है कि मुनीर ने अमेरिका के मैसेज को पहुंचाया है। ईरान इस यात्रा को लेकर अपने दूतावासों से भी ट्वीट कर रहा है। कह रहा है अगर ट्रंप चाहते हैं कि डील एक ट्वीट की उम्र से ज्यादा टिकाऊ हो तो टच स्क्रीन से दूर रहें, यानी सोशल मीडिया से अलग हट जाएं। असली कूटनीति के लिए हाथ मिलाना जरूरी होता है। ईरान कहना चाहता है कि डील को अगर कामयाब होना है तो जरूरी है कि बड़बोले ट्रंप कम बोलें। ईरान के विदेश मंत्री अराकची ने बातचीत को लेकर पाकिस्तान का आभार जताया। कहा दोनों देशों के संबंध बहुत गहरे रहे हैं, दोनों ही इलाके में शांति चाहते हैं। 12 अप्रैल को इस्लामाबाद टॉक्स के फेल हो जाने के बाद भी अमेरिका का पाकिस्तान में भरोसा बना हुआ है या वह बनाए रखना चाहता है, क्योंकि वह देख रहा है कि चीन इस मामले में दखल बढ़ा रहा है। रिपोर्ट आई कि खाड़ी में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हमला करने के लिए ईरान ने चीनी खुफिया जानकारी का सहारा लिया था। रूस को लेकर भी इस तरह की खबरें आईं। शी जिनपिंग ने इलाके में शांति के 4 उपाय भी बताए हैं। एक दूसरे की संप्रभुता के सम्मान की बात की है, जिसका संबंध स्थायी रूप से युद्ध नहीं करने से है। ईरान की भी यही मांग है। चीन के विदेश मंत्री ने ईरान के विदेश मंत्री अराकची से बात की और होर्मुज पर ईरान की संप्रभुता का समर्थन किया है। ट्रंप इन गतिविधियों को समझ रहे होंगे, इसलिए युद्ध के बाद बातचीत को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। व्हाइट हाउस ने पाकिस्तान की जो तारीफ की है उसे इसी कड़ी में देखा जा रहा है। The Pakistanis have been incredible mediators throughout this process, and we really appreciate their friendship and their efforts to bring this deal to a close. So they are the only mediator in this negotiation. While there have been many countries around the world who want to offer their help, the president feels it's important to continue to streamline this communication through the Pakistanis, and so that's what continues to take place. व्हाइट हाउस ने कहा कि पाकिस्तान ने बातचीत की प्रक्रिया में मध्यस्थ की भूमिका शानदार तरीके से निभाई। हम उनकी कोशिश और दोस्ती की सही में सराहना करते हैं। इस समय पाकिस्तान हर तरफ नजर आ रहा है। यहां पाकिस्तान, वहां पाकिस्तान। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री सऊदी अरब में हैं। सऊदी अरब ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को $2 अरब हस्तांतरित कर दिए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान अपनी कंसल्टेशन फीस भी साथ का साथ वसूल रहा है? हो भी सकता है, मगर लगता है इसके बहाने बातचीत की ही चर्चा चल रही है। लगे कि पैसा मांगने सऊदी अरब और वॉशिंगटन जा रहे हैं, लेकिन उसके पीछे बातचीत की शर्तों पर विचार चल रहा है। पाकिस्तान के वित्त मंत्री अमेरिका में, उन्होंने अमेरिका के वाणिज्य सचिव हावर्ड लटनिक से कहा कि हम मध्यस्थता के प्रयास बंद नहीं करेंगे। अमेरिका के बाद सऊदी अरब ने भी बातचीत को लेकर पाकिस्तान की तारीफ की है। तो एक ही साथ ईरान, तुर्की, कतर, सऊदी अरब
और अमेरिका में पाकिस्तान की मौजूदगी को बातचीत के प्रयासों से अलग नहीं किया जा सकता है। ईरान की तस्नीम न्यूज ने सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट किया है कि इस्लामाबाद में दूसरे दौर की बातचीत हो सकती है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मदीना में नमाज अदा की और मुस्लिम उम्मत की एकजुटता की बात की। इसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। शरीफ मुस्लिम एकजुटता के बहाने खाड़ी के देशों में शांति की बात कर रहे हैं। खबरें छप रही हैं कि शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब को ईरान से बातचीत के बारे में जानकारी दी है। इसके बाद शहबाज शरीफ तुर्की और कतर की यात्रा पर भी जाने वाले हैं। कहा जा रहा है दूसरे दौर की बातचीत के लिए तुर्की और इजिप्ट भी कोशिश में हैं। इन सभी यात्राओं को जोड़कर देखिए तो पाकिस्तान अपनी कूटनीति को अमेरिका और ईरान से बाहर निकालकर खाड़ी के देशों के बीच ले जा रहा है, अपनी भूमिका को बड़ा कर रहा है। वह अब इसमें खाड़ी के देशों को भी शामिल कर रहा है, उनका विश्वास हासिल कर रहा है। व्हाइट हाउस ने कहा कि दुनिया में कई देश हैं जो ईरान युद्ध को रुकवाने में मदद करना चाहते हैं, मगर ट्रंप मानते हैं कि जरूरी है कि इस समय पाकिस्तान के जरिए ही संवाद बना रहे। अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है? वो पाकिस्तान को बातचीत में रख चीन को चेक करना चाहता है। 22 अप्रैल तक सीज फायर है। ईरान का रुख बता रहा है कि वह भी बातचीत की ओर लौटना चाहता है और उसका भरोसा पाकिस्तान पर ही है। कहा जा रहा है कि अगर लेबनान और इस्राइल के बीच युद्ध विराम हो सकता है तो इस्लामाबाद टॉक्स का दूसरा दौर भी हो जाएगा, क्योंकि इस्लामाबाद टॉक्स के समय ईरान अड़ गया था कि लेबनान में युद्ध विराम होना चाहिए। मतलब इस समय अमेरिका ईरान की एक बड़ी शर्त पर काम कर रहा है, अपनी तरफ से भरोसा जीतना चाहता है कि ईरान इससे खुश हो जाए कि लेबनान में युद्ध विराम हो गया। इस्लामाबाद टॉक्स के फेल हो जाने के बाद भी कहा गया कि किसी को उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए और यह भी नहीं सोचना चाहिए कि इस तरह के जटिल मसले का समाधान केवल 21 घंटे की बातचीत में हो जाएगा। बड़ी बात यह थी कि 40 दिनों की घमासान बमबारी के बाद अमेरिका और ईरान के बीच एक कमरे में 21 घंटे तक बातचीत। कहा गया इस बातचीत में आगे की बातचीत का आधार तैयार हो गया होगा, लेकिन 12 अप्रैल की बातचीत नाकाम होने के बाद दोनों देशों के बीच बयानबाजियां तो चल रही हैं, धमकियां जारी की जा रही हैं, चेतावनी जारी किए जा रहे हैं। अमेरिका होर्मुज को ब्लॉक करने का दावा कर रहा है। इसे लेकर दोनों देश आमने सामने नजर आ रहे, मगर बमबारी नहीं हुई। होर्मुज में भी शांति। उधर ईरान युद्ध विराम का फायदा उठाकर युद्ध में ध्वस्त हुए रेल लाइनों को फिर से चालू कर रहा है, पुलों की मरम्मतें कर रहा है। इस तरह के वीडियो से ईरान इशारा कर रहा है कि वह अपने आप को जल्दी खड़ा कर लेगा और अभी भी अपने दम पर अपने देश का विकास करने की क्षमता रखता है। इस्लामाबाद टॉक्स के बाद खबर आई थी कि जिन मुद्दों पर बातचीत फंसी उनमें से एक युद्ध के हर्जाने को लेकर भी है। ईरान ने मांग की कि उसे युद्ध का हर्जाना दिया जाए, उसका जो पैसा बैंकों में प्रतिबंधित पड़ा है उसे जारी किया जाए। खबरें छपी कि अमेरिका ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, लेकिन ईरान ने पुनर्निर्माण का काम शुरू कर दिया है। अमेरिका की न्यूज वेबसाइट में भी यह रिपोर्ट हो रहा है कि बातचीत दूसरे दौर की तरफ बढ़ती जा रही है। अमेरिका की एक वेबसाइट है पॉलिटिको, उसका कहना है कि कई कारणों से अमेरिका और पाकिस्तान एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। इसके पीछे कोई एक कारण नहीं है। अमेरिका अगर पाकिस्तान के साथ संबंध सुधार रहा है तो पाकिस्तान भी उसकी नजर में अपनी साख बेहतर कर रहा है। पाकिस्तान ने ट्रंप के व्यक्तित्व के अनुसार खुद को ढाल लिया और सावधानी से आगे बढ़ा। उसने आईएसआईएस के एक नेता को गिरफ्तार किया जिस पर 13 अमेरिकी सैनिकों को मारने का शक था। ट्रंप को नोबेल का नॉमिनेशन दिया, उनके बोर्ड ऑफ पीस में जल्दी शामिल हो गया। इस बारे में विस्तार से रिपोर्ट छपी है कि पाकिस्तान सरकार ने ट्रंप के परिवार से जुड़ी एक क्रिप्टो कंपनी में निवेश किया है। ट्रेड डील के बाद क्रिटिकल मिनरल को लेकर $500 मिलियन की डील अलग से। ट्रंप ने शहबाज शरीफ को क्रेडिट देते हुए कहा कि उन्होंने भारत के साथ युद्ध विराम करवाकर करोड़ों लोगों की जान बचाई। शहबाज और मुनीर के लिए ट्रंप ने कहा कि दोनों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन हैं। वॉन्स ने कहा बातचीत में जो भी कमी रही हो वो पाकिस्तान की वजह से नहीं थी। एक तरफ पाकिस्तान अमेरिका की नजर में अहमियत पाता जा रहा है तो दूसरी तरफ अमेरिका के करीबी नेतन्याहू की एक ही भूमिका नजर आ रही है, झुंझलाने की
और बमबारी करते रहने की चेतावनी देने की। अगर सीज फायर बढ़ता है तो नेतन्याहू लगातार हाशिए पर जाने लगेंगे। कई देशों पर हमला करने वाले नेतन्याहू अपने देश में भी भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे हैं। उनके खिलाफ सुनवाई 1 महीने के लिए टल गई, मगर एक और मामला उनका इम्तिहान ले रहा है। इस्राएल की सुप्रीम कोर्ट में 15 अप्रैल को कई घंटे की बहस हुई कि क्या कोर्ट नेतन्याहू के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री बेन ग्विर को बर्खास्त कर सकता है। कोर्ट ने अभी फैसला नहीं दिया। उन पर पुलिस के काम में दखल देने के आरोप हैं। नेतन्याहू ने बेन ग्विर को बर्खास्त करने से इनकार कर दिया। इस्राएल के जस्टिस मंत्री सुप्रीम कोर्ट में कह रहे हैं बेन ग्विर को बर्खास्त नहीं करेंगे। इन सब से आप यह भी जानते हैं कि दुनिया के कई देशों पर एक साथ हमले करने वाले इस्राएल के भीतर सिस्टम और राजनीति कैसे काम कर रही है। नेतन्याहू को अभी भी उम्मीद है कि युद्ध जारी रहेगा। उनका कहना है कि किसी सीज फायर को नहीं मानते। अमेरिका और ईरान का युद्ध विराम एक झटके में खत्म हो सकता है। यह भी कह रहे हैं कि अमेरिका और हमारा लक्ष्य एक समान है। अमेरिका और इस्राएल अभी एक साथ नहीं हैं, आप ऐसा नहीं कह सकते। दोनों अलग अभी नहीं हुए हैं, मगर कई बार सार्वजनिक रूप से दोनों साथ भी नजर नहीं आते। इसे नोट करना चाहिए। भले नेतन्याहू पर्दे के पीछे हों, लेकिन आज नेतन्याहू की छवि ऐसी हो गई है कि ट्रंप भी उन्हें अपने साथ लेकर खड़े नहीं हो रहे। ना ट्रंप प्रशासन का कोई बड़ा अधिकारी युद्ध के दौरान इस्राएल की बार बार यात्रा कर रहा है। ट्रंप प्रशासन इस्राएल के धुर विरोधी पाकिस्तान की तारीफ किए जा रहा है, उसकी भूमिका को बढ़ा रहा है। सही है, नेतन्याहू ने दावा किया कि जेडी वांस ने हवाई जहाज से उन्हें फोन किया और इस्लामाबाद टॉक्स की जानकारी दी। इन सब के बाद भी जिस तरह से पाकिस्तान खाड़ी के देशों से संवाद कर रहा है, ईरान से संवाद कर रहा है, इस्राएल के लिए अच्छी खबर नहीं हो सकती। संयुक्त राष्ट्र में भी इस्राएल पर निशाना साध रहा है। इस्राएल की दुश्मनी ईरान से, और बात करें ईरान और पाकिस्तान जो इस्राएल को पसंद नहीं करता, यह भी हो रहा है। यूरोपियन यूनियन में यूरोपियन सिटीजन्स इनिशिएटिव की एक याचिका चल रही है जिस पर 10 लाख लोगों ने दस्तखत किए हैं। इनकी मांग है कि गजा में हुए अपराधों के चलते ईयू को इस्राएल से संबंध खत्म कर देने चाहिए। 27 देशों के लोगों ने इस पर दस्तखत किए हैं। इटली ने कहा है कि वह इस्राएल के साथ रक्षा संबंधों को आगे जारी नहीं रखेगा। हो सकता है इसका कोई ठोस महत्व ना हो, सांकेतिक तो है, यह भी बड़ी बात है। 2003 से इटली और इस्राएल के बीच रक्षा संबंध हैं जो हर 5 साल पर अपने आप आगे बढ़ जाता है। स्पेन का विरोध आपने देखा ही। इस बीच एक और घटना हुई। 28 फरवरी को युद्ध शुरू होने के बाद जब तेल का संकट गहराया, तब अमेरिका ने रूस और ईरान से तेल खरीदने की छूट दे दी। अब वह छूट समाप्त कर दी जा रही है। 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया कि ट्रंप से 40 मिनट की बातचीत हुई और सभी विषयों पर चर्चा हुई, ऊर्जा पर भी। लेकिन 15 अप्रैल को अमेरिका ने कह दिया रूस और ईरान से तेल लाने की छूट अब समाप्त कर दी गई है। We will not be renewing the general license on Russian oil, and we will not be renewing the general license on Iranian oil. Because again, that was oil that was on the water prior to March 11th. Right. So all that has been used. अमेरिका ने केवल उन्हीं टैंकरों के लिए यह छूट दी थी जो युद्ध से पहले समंदर में आ चुके थे। रूस की टाइमलाइन खत्म हो गई है और ईरान की शायद 19 अप्रैल को खत्म होने वाली है। ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि जो ईरान का तेल खरीदेगा उस पर प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि ब्लॉकेड के दौरान चीन ईरान का तेल नहीं लेगा। बेसेंट ने कहा कि ट्रेजरी ने 2 चीनी बैंकों को लिखा है, अगर हमने यह साबित कर दिया कि आपके खातों से ईरान का पैसा ट्रांसफर हो रहा है तो हम आप पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगा देंगे। ऐसा हुआ तो ईरान की आर्थिक चुनौती बढ़ सकती है। प्रतिबंधों के कारण ईरान पहले ही डॉलर के अलावा क्रिप्टो या अन्य मुद्राओं में व्यापार करने लगा है। भारत और ईरान के बीच रुपए में व्यापार होता है। भारत जैसे देशों पर क्या असर होगा यह कहना अभी मुश्किल है। We have told countries that if you are buying Iranian oil, that if Iranian money is sitting in your banks, we are now willing to apply secondary sanctions. We believe this blockade in the Straits, there will be a pause of Chinese buying. इस्लामाबाद टॉक्स फेल होने के बाद लगा
भारत बातचीत के मामले में शायद एंटर कर सकता है, उसकी भूमिका नजर आ सकती, मगर अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। ईरान के राष्ट्रपति ने एक बयान जारी किया है। उन्होंने युद्ध का विरोध करने के लिए कुछ देशों की तारीफ की, मगर उसमें भारत का जिक्र नहीं। स्पेन, रूस, चीन, तुर्की, इटली और इजिप्ट की तारीफ कर रहे हैं, भारत की नहीं। भारत क्यों इस तरह से लड़खड़ाता नजर आ रहा है? पोप लियो 14 के खिलाफ ट्रंप और जेडी वांस के बयान को लेकर दुनिया भर में बहस होने लगी है। अमेरिका खुलेआम पोप को धमका रहा है, ईरान पोप के अपमान की आलोचना कर रहा है, इटली ने बयान दे दिया, मगर भारत यहां